एवरीवन, वेलकम टू मैत्रेय एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, हमारी ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज चल रही थी। इसी लेक्चर सीरीज में आज ये नेक्स्ट लेक्चर है। तो देखते हैं कि आज के लेक्चर में आपके लिए क्या क्या है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सो दिस इज लेक्चर नंबर 10 एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट द ह्यूमिडिटी एंड द प्रेसिपिटेशन, यानी कि आर्द्रता तथा वर्षण के बारे में हम बात कर रहे थे। और ये आर्द्रता तथा वर्षण यानी कि ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन में ये आज का लास्ट लेक्चर है, यानी कि ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 में हमने पार्ट 1 देखा, ह्यूमिडिटी के बारे में देखा। उसमें पार्ट 2 में हमने फॉग एंड क्लाउड्स के बारे में देखा। और पार्ट 3 जो है उसमें हम रेनफॉल एंड उसके प्रकार देखेंगे, यानी कि वी आर गोइंग टू सी रेनफॉल एंड इट्स टाइप्स। सो आप लेक्चर के साथ बने रहें। आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो कंडीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर रेनफॉल जो है वो रेनफॉल की कंडीशन क्या क्या है, रेनफॉल फॉर्म होने की कंडीशन क्या है। फिर हम उसके बारे में मैकेनिज्म के बारे में देखेंगे कि किस मैकेनिज्म से रेन ड्रॉपलेट्स फॉर्म होते हैं। एंड देन वी विल सी अबाउट द टाइप्स ऑफ द रेनफॉल, जो कि 3 प्रकार के रेनफॉल होते हैं। कन्वेक्शनल रेनफॉल यानी कि संवहनीय वर्षा, और एक ग्राफिक रेनफॉल यानी कि पर्वतीय वर्षा, एंड नेक्स्ट इज साइक्लोनिक रेनफॉल और फ्रंटल रेनफॉल भी बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में चक्रवातीय वर्षा बोलते हैं। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, इसका मैं मैकेनिज्म बताऊंगा। एंड देन वी विल मूव टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, कि रेनफॉल कौन कौन से लैटिट्यूड पर कितनी मिलीमीटर में बारिश होती है और कौन कौन से लैटिट्यूड पर बारिश नहीं होती है, कहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और कहाँ सबसे कम वर्षा होती है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है, मैंने पहले भी आपको इसके पिछले लेक्चर्स में भी आपको बताया है कि जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स की बात आए वहाँ पर वो चीज़ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंस हो जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यूपीएससी बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुकी है डिस्ट्रीब्यूशंस, उसके बाद फैक्टर्स। तो हमेशा आपको ध्यान में रखना चाहिए जहाँ भी फैक्टर्स आए कि किस किस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है और कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आपको वहाँ पर चौकन्ना हो जाना चाहिए और उसे अपने दिमाग में बैठा लेना चाहिए। तो हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल में ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, जोनल डिस्ट्रीब्यूशन भी देखेंगे, एंड देन जो लास्ट जो टॉपिक है वो है अदर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, जैसे कि स्नोफॉल के बारे में जानना, स्लेट की कैसे फॉर्मेशन होती है, हेल एंड ड्रिजल्स। तो लेक्चर काफ़ी इंफॉर्मेटिव एंड इम्पॉर्टेंट है। आप प्लीज़ इसे स्किप ना करें, आप लेक्चर को ध्यान से सुनिए, सब समझ में आएगा आपको। और कोई भी क्वेरीज हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा, या फिर आपको किसी भी तरीके से मेरे से बन पाएगा उस तरीके से मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। और मैं जो भी लेक्चर बना रहा हूँ, जो ज्योग्राफी की लेक्चर्स आ रही हैं, ये जीएस पेपर 1 के लिए काफ़ी रिलेवेंट है। जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी है और मैं जीएस पेपर के तौर पे ही बना रहा हूँ उसे। जो ऑप्शनल के जो विद्यार्थी हैं जिनका जीएस जो ज्योग्राफी जो ऑप्शनल है उनके लिए भी वो भी ये वीडियो देख सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल के लिए नहीं है, क्योंकि ऑप्शनल में बहुत सारे ज़्यादा थ्योरीज भी पढ़ने पड़ते हैं, जो कि थ्योरीज में मैं इन सब लेक्चर में मेंशन नहीं कर रहा हूँ कि कौन कौन से थ्योरीज हैं। जैसे कि रेनफॉल में ही आपको बहुत सारे थ्योरीज देखने को मिलेंगे कि कौन कौन से थ्योरीज रेनफॉल के बारे में है, तो वो जीएस पेपर के तौर पे वो रेलेवेंट नहीं है। सो देखते हैं सबसे जो पहला कि जो कंडीशन कि रेनफॉल की जो बनने की कंडीशन है वो क्या है। तो देखो, सबसे पहले ना कि जो रेनफॉल बनने की जो कंडीशन है उसमें वार्म एयर होनी चाहिए, मॉइस्ट और अनस्टेबल एयर होना चाहिए, एंड सफिशिएंट नंबर ऑफ हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई होनी चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई इज़ नथिंग बट डस्ट पार्टिकल इन द एयर। अब ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जैसे कि मान लो कि ये एयर में डस्ट पार्टिकल है, ये क्या करती हैं कि एयर ड्रॉपलेट्स जो हैं, जो एयर मॉलिक्यूल्स में जो वाटर वेपर्स हैं, उनको क्या करते हैं अपने तरफ अट्रैक्ट करती हैं, और ये अट्रैक्ट होकर ये एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देती हैं, जिसे हम क्लाउड ड्रॉपलेट्स भी बोलते हैं।
ठीक है, जिसे हम मैकेनिज्म में अभी देखेंगे। तो एक सुटेबल जो कंडीशन होता है रेन ड्रॉपलेट्स बनने का वो है, या फिर क्लाउड फॉर्मेशन का, वो क्या है, वार्म मॉइस्ट अनस्टेबल एयर एंड सफिशिएंट नंबर ऑफ द हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, तभी जाके रेनफॉल होगा। और हाँ, कि ये जो कंडीशन है, हर एक जो बादल जो फॉर्म होगा, जो क्लाउड फॉर्म होगा, हर एक बादल रेनफॉल नहीं करवाते, उसकी अपनी एक कंडीशन होती है। उस कंडीशन को जब अचीव करता है तभी जाकर रेनफॉल होती है। तो इसे हम देखेंगे मैकेनिज्म में कि किस तरह से क्लाउड की फॉर्मेशन होगी और क्लाउड की फॉर्मेशन होने के बाद किस तरह से रेनफॉल होता है। तो देखो क्या होता है, मैंने पहले भी आपको बताया कि जो ग्राउंड है, ग्राउंड हीटअप होगा और यहाँ पे जो वार्म एयर हैं वो ऊपर की तरफ उठेंगी। जब ये वार्म और मॉइस्ट एयर जब ऊपर की तरफ उठती हैं तो यहाँ पर एडियाबेटिक रेट से, एडियाबेटिक रेट आपको बताया था, एडियाबेटिक चेंज ऑफ टेम्परेचर, जो कि आप जो ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन के जो पार्ट नंबर 1 है उसमें आप जाकर देख सकते हैं। तो एडियाबेटिक चेंज इन टेम्परेचर होगा, एडियाबेटिक रेट से ये क्या होगा, कूल होगा। अब ये जो एडियाबेटिक रेट से जैसे जैसे ये ऊपर की ओर बढ़ते जाएगा, एयर का एक्सपेंशन होगा और ये कूलिंग होती जाएगी, और जैसे जैसे कूल होता रहेगा यानी टेम्परेचर डाउन होगा, इसकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो इंक्रीज करेगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी परसेंटेज में हम लोग मापते हैं, और वो क्या करेगा, इंक्रीज करता जाएगा। एक पॉइंट आएगा जहाँ पर ये 100% हो जाएगा और 100% से भी ऊपर चला जाएगा, जिसे हम कहेंगे कि सुपर सैचुरेटेड एयर। सुपर सैचुरेटेड एयर, जब सुपर सैचुरेटेड एयर हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, ये कंडेंस होंगे। कंडेंस होकर क्या करेगा, ये क्लाउड्स बनाएंगे। कंडेंसेशन के बाद भी ये क्या करते हैं, ये एयर रेज होते रहते हैं, और उसके बाद क्या होता है, जब कंडेंसेशन हो जाता है तो कंडेंसेशन क्या करता है, हीट रिलीज करता है। हीट रिलीज करने से क्या होता है कि जो ये एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट ऑब्जर्व करेंगी। ऑब्जर्व करने से क्या होगा कि जिस रेट से, जिस एडियाबेटिक रेट से ये इनकी टेम्परेचर डाउन जा रही थी, अब वो टेम्परेचर से वो कूल नहीं होगा। जो पहले जो एडियाबेटिक रेट था वो ड्राई एडियाबेटिक रेट से कूल हो रही थी, अब उसका टेम्परेचर जो कूलिंग रेट है वो और डिक्रीज हो जाएगा आफ्टर कंडेंसेशन, लेकिन फिर भी एयर राइज करते रहेंगे, एयर राइज करते रहेंगे, और वो जब उसकी जो फर्दर जो कूलिंग होगी वो वेट एडियाबेटिक रेट से होगा, वेट एडियाबेटिक रेट से, और वो फर्दर क्लाउड की फॉर्मेशन करेंगी। क्लाउड की फॉर्मेशन करने के बाद क्या होगा कि जो क्लाउड ड्रॉपलेट्स बनते हैं, क्लाउड ड्रॉपलेट्स का मतलब क्या हुआ कि जो हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, मैंने पहले ही बताया कि हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई क्या है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, उसके अराउंड वाटर ड्रॉपलेट्स ये अट्रैक्ट होती हैं और एक बिगर मॉलिक्यूल बना देती हैं। जब ये बिगर मॉलिक्यूल इतना ज़्यादा बड़ा हो जाए कि एयर इसकी भार को वो और सह नहीं पाए, तो ये क्या होंगी, ये पृथ्वी पर वापस गिरेंगी, और ये जिस फॉर्म में गिरेंगी उस फॉर्म में वो रेनफॉल होगा। हो सकता है कि जो कंडेंसेशन जो हुआ हो वो फ्रीजिंग पॉइंट से बिलो हुआ हो। तो जब कंडेंसेशन फ्रीजिंग पॉइंट से बिलो होता है तो क्या होता है कि स्नो का फॉर्मेशन होता है बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। तो क्या होगा, स्नो का फॉर्मेशन होगा वहीं पर। और उस समय क्या होगा कि अगर स्नो का फॉर्मेशन हो गया है और जो अर्थ की जो सरफेस है वो एक्सट्रीम कूल है, तो फिर क्या होगा कि वो क्रिस्टल फॉर्म में ही धरती पर गिर जाएंगी, और उसी में क्या होता है कि हम देखते हैं कि हेल की बारिश होती है, यानी पत्थर पड़ते हैं, ओले बरसते हैं, या आइस फॉर्म में बारिश होती है, या फिर आप पोल रीजन में देखो तो स्नोफॉल होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि जो सरफेस जो है, जो ये सरफेस है वो बहुत ज़्यादा कूल होता है। कूल होने के कारण कि जो क्या है वो स्नो के फॉर्म में ही गिर जाती हैं, वो इवोपरेट होकर वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में नहीं बनती हैं। तो आपको पता चल गया कि जब वाटर के फॉर्म में कब गिरती हैं और क्रिस्टल के फॉर्म में कब गिरती हैं, आइस के फॉर्म में कब गिरती हैं। आइस के फॉर्म में तब गिरेंगी जब वो सफिशिएंट यहाँ पर वार्म एयर ना हो उसको इवोपरेट करने के लिए या उसको कन्वर्ट करने के लिए लिक्विड में। तो यहाँ पे आइस फॉलिंग होगी, यानी कि स्नो फॉलिंग होगी, या फिर हेल आपको देखने को मिलेगा। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ रेनफॉल, की कैसे रेनफॉल बनता है। मैंने पहले भी बताया कि हर एक क्लाउड रेनफॉल नहीं करवाते। कौन से क्लाउड रेनफॉल करवाएंगे, जिसमें जो हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के अराउंड जो वाटर मॉलिक्यूल्स जमा हुए हैं वो सफिशिएंट हैवी हो जाए, तभी वो रेनफॉल होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रेनफॉल। टाइप्स ऑफ रेनफॉल में मैंने पहले ही आपको बताया कि हम 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल देखने वाले हैं। अब ये जो 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल है वो किस पे डिपेंड करता है,
तो दे आर बेस्ड ऑन द कंडीशंस एंड मैकेनिज्म ऑफ अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर। हमने क्या देखा मैकेनिज्म में? हमने देखा कि एयर की मूवमेंट जो है वो अपवर्ड हो रही है। अपवर्ड जैसे जैसे वो जा रही है तो एयर कूल होते जा रहा है। एयर की कूलिंग से क्या हो रहा है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होती जा रही है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी की जो परसेंटेज है वो इंक्रीज होते जा रही है। और जब वो 100% से एक्सीड कर जाए तो सुपर सेचुरेटेड एयर हो जाता है, और वहाँ पर क्या होता है, उसके बाद कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। तो यानी कि जो सबसे जरूरी जो कंडीशन है वो क्या है कि अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर। अब वो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर किस तरह से हो रहा है, किस सिचुएशन में हो रहा है, उसी के तौर पर ये थ्री पार्ट में डिवाइडेड है। यानी कि और ये थ्री वेज है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर का, और ये थ्री वेज पे ही 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल हम स्टडी करते हैं। तो जो पहला जो रेनफॉल है, जो पहला जो टाइप है उसे वो कौन सा है, वो कन्वेक्शनल रेनफॉल है। कन्वेक्शन याद करिए, हमने पढ़ा था हीट जो ट्रांसफ़र वाले जो लेक्चर है उसमें हमने कन्वेक्शन आपको बताया था। कन्वेक्शन क्या होता है, इसके कन्वेक्शनल रेनफॉल को संवहनीय वर्षा भी बोलते हैं। इसकी जो मैकेनिज्म है बहुत ही ईजी है। आप देखो यहाँ पर कि यहाँ पे जो एयर है वो असेंड कर रही है। असेंड करने से क्या होगा, ये ऊपर की ओर जब बढ़ेंगी तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा एडियाबेटिक रेट से, ड्राई एडियाबेटिक रेट से ये टेम्परेचर डिक्रीज होगा। टेम्परेचर डिक्रीज होने से फिर वही RH जो है यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो एक्सीड करेगा, वो बढ़ेगा, और एक पॉइंट आएगा कि वो 100 डिग्री सेल्सियस को 100% को एक्सीड कर जाए। यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो 100% से एक्सीड कर जाए। एक्सीड करने के बाद क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन से ये क्लाउड की फॉर्मेशन हो जाएगी, और क्लाउड की फॉर्मेशन के बाद जो ड्रॉपलेट्स जो हैं वो हैवी हो जाएंगे, तो ये वर्षा होगी। तो ये है कन्वेक्शनल रेनफॉल, इसी तरह से होती है। ये जो कन्वेक्शनल रेनफॉल है इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको पढ़ने हैं, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मेंस एग्जाम में ज़रूर पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चन। देयर आर पॉसिबिलिटी दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कन्वेक्शनल रेनफॉल कैन बी आस्क्ड इन द मेन एग्जामिनेशन। तो जो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है कि ये आफ्टरनून में बारिश होती है इक्वेटोरियल रीजन में। आपको पता है कि इक्वेटर पर क्या होता है कि जो सन रेज है वो वर्टिकली पड़ता है। वर्टिकली पड़ने के वजह से यहाँ पे हीटिंग बहुत ज़्यादा होती है। हीटिंग ज़्यादा होने से क्या होगा, वार्म एयर ऊपर की ओर सीधे वर्टिकली उठेंगी, और ये कन्वेक्शनल रेनफॉल यहाँ पे की संभावनाएं बनेंगी। तो इट ऑकर्स डेली इन द आफ्टरनून इन द इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटोरियल रीजन में दोपहर के वक्त होते होते बहुत ही घनी बादल छा जाती है, और 2-3 बजे के आसपास झमाझम बारिश होती है, 2 to 3 PM के अराउंड, और लगभग 4 से 5 बजे तक ये बारिश ख़त्म हो जाती है, और फिर यही साइकिल रिपीट होता है। तो इक्वेटर पर आफ्टरनून में कन्वेक्शनल रेनफॉल देखा जाता है। सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। मैंने आगे बताया कि 2 से 3 PM में स्टार्ट होता है, 4 से 5 PM में ख़त्म हो जाता है। तो इट्स ड्यूरेशन इज़ वेरी शॉर्ट बट अकर्स इन द फॉर्म ऑफ द हैवी रेनफॉल, यानी हैवी शावर होता है कम ड्यूरेशन का, लेकिन एकदम से झमझमा देता है, समझे, एकदम जो रिमझिम जो बारिश होती है, एकदम से बहुत तेज़ जो वर्षा होती है वो इक्वेटर रीजन पर होता है। ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इट अकर्स थ्रू द थिक डार्क एंड एक्सटेंसिव क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था, क्लाउड्स वाले लेक्चर में जो पार्ट 2 है ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन का, उसमें आपने क्लाउड फॉर्मेशन के बारे में देखा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड्स के बारे में देखा था। यहाँ पे जो क्लाउड फॉर्मेशन हो रही है वो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है। और आपको पता होगा अगर आपने वो लेक्चर देखा होगा तो कि क्यूमुलोनिम्बस जो क्लाउड है वो कितना ज़्यादा वर्षा करवाती है, और वहाँ पर थंडर स्टॉर्म भी बनते हैं। तो यहाँ पर भी थंडर स्टॉर्म एंड लाइटनिंग जरूर होगी, जो कि नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक भी है, अकर क्लाउड थंडर्स एंड लाइटनिंग। ठीक है। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है क्या कि ये एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो इक्वेटोरियल रीजन पर जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो क्या है कि ये रेनफॉल उन एवरग्रीन फॉरेस्ट को ग्रो होने में मदद करती है। दे सपोर्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट इन इक्वेटोरियल रीजन। ठीक है। देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज नो हैवी शावर इन द टेम्परेट रीजन। जो टेम्परेट रीजन है, टेम्परेट रीजन कौन सा हो गया आपको पता होगा, अगर आपने लैटिट्यूड वाला जो लेक्चर है वो पढ़ा होगा तो वो अगर नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर वो लेक्चर ज़रूर देखें। उसमें क्या है, जैसे कि देखो ये 0 डिग्री, ठीक है, ये
आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया 23.5। अब ये दोनों के जो बीच में है वो क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। इसके बियॉन्ड जो रीजन आता है वो उसे हम बोलते हैं टेम्परेट रीजन। तो जो टेम्परेट रीजन है वहाँ पर हैवी रेनफॉल नहीं होता, कन्वेक्शनल रेनफॉल की वजह से हैवी रेनफॉल टेम्परेट रीजन में नहीं होता। इट इज़ स्लो एंड कंटिन्यूअस, वहाँ पर स्लो और कंटिन्यूअस वर्षा होती रहती है, बिल्कुल रिमझिम रिमझिम वर्षा, हल्की हल्की वर्षाएँ होती रहती हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल के कारण टेम्परेट रीजन में। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इरेगुलर एंड सडन वर्षा होती है कहाँ पे, हॉट डेजर्ट में। जो कन्वेक्शनल रेनफॉल है हॉट डेजर्ट में कभी ही मतलब कि ऐसा नहीं होता कि रेगुलर उसके वजह से वहाँ डेजर्ट में बारिश हो रही है कन्वेक्शनल रेनफॉल की वजह से। वहाँ पर क्या होता है कि कभी कभी इरेगुलर, मतलब कि कोई ऐसा बेसिक पैटर्न नहीं है कि इस मौसम में ही वहाँ पे वर्षा होगी। इरेगुलर पैटर्न है और सडन होता है, अचानक से वर्षा हो गई, वो कन्वेक्शनल रेनफॉल की वजह से कहाँ पे, हॉट डेजर्ट्स में। अब इसका एक कैरेक्टरिस्टिक हुआ। नेक्स्ट इसका देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। मैंने आगे आपको बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक, फैक्टर्स, डिस्ट्रीब्यूशन अगर जहाँ दिया हो तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेटोरियल रीजन में आपको सबसे ज़्यादा कन्वेक्शनल रेनफॉल अभी हमने देखा। ट्रॉपिकल रीजन में भी ये वर्षा होती है। क्यों? ट्रॉपिकल रीजन में क्या होगा, ट्रॉपिकल रीजन में भी ये कन्वेक्शनल रेनफॉल बहुत ही ज़्यादा होती है। वो ऐसे क्योंकि आपको पता है कि इक्वेटोरियल रीजन में यानी कि इक्वेटर पर सन जो है वर्टिकली पड़ता है। उसके साथ साथ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद भी, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास भी जो सन रेज हैं वो वर्टिकल पड़ते हैं। आपको पता है, ये आपने पढ़ा होगा, टेम्परेचर वाले जो लेक्चर है वो अगर आपने देखा होगा तो वहाँ भी हीटिंग क्या होती है, ज़्यादा ही होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि जब सन जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो, जब सन साउदर्न हेमिस्फीयर में जाता है तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास भी हीटिंग ज़्यादा होती है। तो यहाँ ये दोनों रीजन में हीटिंग ज़्यादा होती है। हीटिंग के ज़्यादा होने से ऑब्वियस है कि वहाँ पे कन्वेक्शन होगा, यानी कन्वेक्शन जो हीट ट्रांसफ़र है वो होगा। कन्वेक्शनल जब हीट ट्रांसफ़र हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे कन्वेक्शनल रेनफॉल की पॉसिबिलिटी बनेगी। और ट्रॉपिकल रीजन इतना ज़्यादा हीटअप होता है तो वहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन में भी कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है। यहाँ सब ट्रॉपिकल रीजन में भी होता है कन्वेक्शनल रेनफॉल और टेम्परेट रीजन में भी होता है। लेकिन ये सारे जो होते हैं ये समर सीजन में होते हैं, लेकिन इक्वेटर पर तो हमेशा होता है कन्वेक्शनल रेनफॉल। नेक्स्ट टाइप है वो ओरोग्राफिक रेनफॉल है। मैंने पहले ही बताया कि ये जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, तो मूवमेंट ऑफ द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द एयर, वो किस तरह से अपवर्ड मूव कर रहा है। तो पहला जो अपवर्ड मूवमेंट था वो पृथ्वी से डायरेक्ट वर्टिकली अपवर्ड हो रहा था कन्वेक्शन के थ्रू। जो कन्वेक्शन भी हम लोगों ने हीट ट्रांसफर चैप्टर में जो पढ़ा था, कन्वेक्शन उसी के जैसा हो रहा है, इसलिए उसको कन्वेक्शनल रेनफॉल बोले। अभी जो सेकंड वे है जो मूवमेंट ऑफ एयर का, वो है पर्वत का जो स्लोप होता है, माउंटेन के जो स्लोप होते हैं उसको पकड़कर ऊपर की ओर उठना, और उसी को कहेंगे पर्वतीय वर्षा यानी कि ओरोग्राफिक रेनफॉल। यहाँ पर क्या होता है कि देखो ये असेंडिंग एयर है, ठीक है। ये जो एयर है जो जिस डायरेक्शन में एयर फ्लो कर रही है उस डायरेक्शन का जो साइड है वो बोलेंगे विंडवर्ड साइड। ये विंडवर्ड साइड है किसका, माउंटेन का, विंडवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन। और इसे क्या बोलेंगे, जो अपोजिट डायरेक्शन में है उसे बोलेंगे लीवर्ड साइड। लीवर्ड साइड, जो विंडवर्ड साइड है वहाँ से जो एयर है वो असेंड करती है। एयर जब ऊपर की ओर उठेगी तो फिर वही मैकेनिज्म होगा कि एयर कूल होगी। एयर के टेम्परेचर घटने के साथ साथ क्या हो रहा है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की जो परसेंटेज है वो इंक्रीज करेंगी, और इंक्रीज करने से क्या होगा, वो एक समय ऐसा आएगा कि सेचुरेटेड एयर क्या हो जाएगा, सेचुरेटेड हो जाएगा। सेचुरेटेड होने के बाद क्या होगा कि वो फिर कंडेंस होगा। कंडेंस होकर यहाँ पर क्या होंगे, क्लाउड का फॉर्मेशन कर देगा। क्लाउड का फॉर्मेशन करेगा, फर्दर वो ऊपर की ओर उठेगा, फर्दर ऊपर की ओर उठेगा, फिर वेट एडियाबेटिक रेट से वो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और फिर क्या करेगा, फिर अनदर क्लाउड्स फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो और क्लाउड्स फॉर्म हो जाएंगे, और उसके बाद क्या होगी, जो बारिश होने शुरू होगी। ये जो रेनफॉल है उसको बोलेंगे ओरोग्राफिक रेनफॉल। होप कि आपको समझ में आया हो, बहुत ही ईजी है। उसके बाद क्या होगा कि जो एयर जो है ये स्लोप पर चढ़ी और यहाँ पर वर्षा करवा दिया, लेकिन उसके बाद जो दूसरा जो स्लोप है यानी कि लीवार्ड साइड है वहाँ पर डिसेंड करेगी। डिसेंड करने से क्या होगा कि यहाँ पे टेम्परेचर इसका इंक्रीज करेगा, ये टेम्परेचर गेन करेगा। जब ये टेम्परेचर गेन कर रहा है डिसेंडिंग एयर,
मैंने आगे आपको बताया था ह्यूमिडिटी वाले लेक्चर में कि जो टेम्परेचर जो एयर डिसेंड करती है, जो नीचे की ओर आती है, उसमें क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा कि जो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है वो इंक्रीज करेगी। जब ह्यूमिडिटी कैपेसिटी इंक्रीज करेगा, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी जब इंक्रीज करेगा तो आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अपॉन ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। अब ये इंक्रीज कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज करेगा तो कभी सैचुरेशन पॉइंट नहीं आएगा, सैचुरेशन पॉइंट नहीं आएगा तो यहाँ पर कोई वर्षा नहीं होगी। इसलिए इसे रेन शैडो जोन भी बोलते हैं, रेन शैडो जोन। ओके, तो ये हो गया ओरोग्राफिक रेनफॉल। अब इसकी जो कंडीशन है कि क्या क्या नेसेसरी कंडीशन है ओरोग्राफिक रेनफॉल होने की, वो क्या है कि सबसे पहले कि माउंटेन बैरियर होनी चाहिए। देख रहे हो, ये माउंटेन बैरियर होनी चाहिए अक्रॉस द विंड डायरेक्शन, विंड के डायरेक्शन में जो माउंटेन बैरियर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बिल्कुल पैरेलल हो किसके, एयर के डायरेक्शन के। अगर वो पैरेलल हो जाएगा तो क्या होगा, एयर उससे वो एरियर को जो एयर जो है जो ऊपर की ओर उठना चाहती हैं उसे वो बैरियर नहीं दे पाएगा। बैरियर नहीं दे पाएगा तो वहाँ पे रेनफॉल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अरावली रेंज, एग्जांपल के लिए अरावली रेंज के बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। जो अरावली रेंज है इंडिया में, जो दिल्ली के साइड से अरावली रेंज है, उस वो क्या है कि जो एयर जो उधर से आती है ना, उसके बिल्कुल वो पैरेलल है। तो क्या होता है कि वो एज ए बैरियर एक्ट नहीं कर पाती, इसलिए अरावली रेंज के आसपास बारिश नहीं होती। और वहीं पर जो एरियल जो अरावली रेंज का जो एक्सटेंशन है आप जानते हो, वो थार डेजर्ट तक है, और थार डेजर्ट के पास वर्षा नहीं होती वहाँ पर, इसलिए वहाँ पर डेजर्ट है। ठीक है। नेक्स्ट जो कंडीशन है कि इफ माउंटेन्स आर वेरी क्लोज एंड पैरेलल टू द सी कोस्ट, ये देखो ये पैरेलल टू द सी कोस्ट है, ये मत समझ लेना कि ये पैरेलल टू द एयर है। एयर के अगर पैरेलल होगा तो बारिश करवा ही नहीं सकती है। तो अगर माउंटेन कोस्ट के बहुत ज़्यादा नज़दीक है और वो पैरेलल है किससे, सी कोस्ट से, तो बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो आप बताओ क्या होगा, वो मॉइस्ट एयर बहुत ज़्यादा रिटेन कर पाएगा, मॉइस्चर रिटेन कर पाएगा। मॉइस्चर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा रेनफॉल होगा और उतनी जल्दी रेनफॉल करवाएगा वो। इसीलिए वेस्टर्न जो घाट है वो क्या है कि बहुत क्लोज है, किसके बहुत क्लोज है, कोस्ट के बहुत क्लोज है, एक्चुअली वो कोस्ट ही है। तो वेस्टर्न घाट पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, आपको पता होगा बारिश वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। कभी कभी ऑफन जो है हर एक साल वहाँ पे फ्लड की भी अभी घटनाएँ घट रही हैं, केरला के साइड में आप जानते होंगे। तो ये वेस्टर्न घाट जो है वहाँ पे बारिश किस वजह से सबसे ज़्यादा हो रही है, तो वो ओरोग्राफिक रेनफॉल हो रहा है और वहाँ पर ये कोस्ट के सबसे बहुत ज़्यादा निकट है, जिससे क्या होता है कि मॉइस्चर रिटेन बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसकी वजह से बारिश बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट जो यहाँ पर कंडीशन है वो क्या है कि हाइट ऑफ द माउंटेन। देखो माउंटेन की हाइट ये इफेक्ट करता है रेनफॉल को। जितना ज़्यादा हाइट होगा तो बारिश क्या होगी कि वो ज़्यादा होगी। कैसे कि अगर मान लो कि हाइट ऑफ द माउंटेन बहुत ज़्यादा है तो इसकी जो एसेंडिंग एयर है इसको कूलिंग होने का समय मिल जाएगा और ये सैचुरेशन होता रहेगा। सैचुरेटेड जब होता रहेगा तो इधर की ओर बारिश करवाता रहेगा। अगर माउंटेन जो है बहुत छोटा है, ज़्यादा हाइट नहीं है, तो ये एक्चुअली ये एयर जो है वो इतनी ज़्यादा कूल नहीं हो पाएगा कि वो सैचुरेशन पॉइंट पर आ जाए और ये जो है क्या है कि एयर जो है वो दूसरे डायरेक्शन में पार कर जाएगी, तो विंडवर्ड साइड वो शायद वर्षा नहीं करवा पाए। जो अनदर जो कंडीशन है, देयर शुड बी द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट। ऑब्वियस सी बात है कि मॉइस्चर कंटेंट होगा तभी बारिश होगी। ठीक है। अब नेक्स्ट ये तो कंडीशन रहा। नेक्स्ट देखते हैं कि ओरोग्राफिक रेनफॉल की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, लक्षण क्या क्या हैं इसके। तो जो विंडवर्ड साइड है, जो स्लोप है, वहाँ पे मैक्सिमम रेनफॉल होता है, अभी हमने देखा। ठीक है। लीवार्ड साइड है, वहाँ पे वेरी लो रेनफॉल होता है, अभी हमने देखा मैकेनिज्म में या फिर कंडीशन में अभी हमने देख लिया। ठीक है। इसके फॉर एग्जांपल आप वेस्टर्न घाट का एग्जांपल दे सकते हो, मैंगलोर का। मैंगलोर जो है वेस्टर्न घाट के विंडवर्ड साइड पर है, विंडवर्ड जो स्लोप पर है, इसलिए यहाँ पर जो वर्षा होती है ना वो 2000 mm तक की वर्षा होती है। लेकिन वहीं पर आप बेंगलोर के देख लो तो ये क्या होता है, ये वेस्टर्न घाट के कौन से साइड है, ये लीवार्ड साइड है, इसलिए यहाँ पर देख लो सिर्फ और सिर्फ 500 mm तक ही वर्षा होती है। तो ये आप फॉर एग्जांपल में आप इसको लिख सकते हो और समझ भी सकते हो। यहाँ पर आप मैप में खुद देख सकते हो, दिस वन इज़ द वेस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट है और मैंगलोर जो है वो
वो कौन से साइड है, वो है विंडवर्ड साइड, और जो बेंगलोर है वो लीवर्ड साइड है, इसलिए बेंगलोर में वर्षा कम होती है और मैंगलोर में वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट जो इसकी करेक्टरिस्टिक है वो क्या है, मैक्सिमम रेनफॉल नियर द माउंटेन स्लोप एंड डिक्रीजेज अवे फ्रॉम द फुट हिल। जो माउंटेन का जो स्लोप है, फॉर एग्जांपल हिमालय में देख लो, तो वहाँ पर जो माउंटेन के जो स्लोप के जो नज़दीक वाले जो सिटीज़ हैं वहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल आप देखो साउदर्न स्लोप में शिमला में जो बारिश हो रही है वो 1520 mm की हो रही है बारिश, नैनीताल में 2000 mm तक की बारिश हो रही है, दार्जिलिंग में 3150 mm तक की बारिश हो रही है। और ये सब कहाँ है, ये जस्ट फुट हिल्स में है, किसके, साउदर्न फुट हिल्स ऑफ द हिमालय। वहीं जो हिमालय से बहुत जो दूर सिटीज़ हैं जैसे पटना, वो वहाँ पे कम रेनफॉल हो रहा है, 1000 mm ही हो रहा है। इलाहाबाद 1050 एंड दिल्ली 650 mm तक ही वर्षा हो रही है। ठीक है, तो ये एक मतलब कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक हुई। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है क्लाउड फॉर्मेशन की, जो विंडवर्ड साइड है, दिस वन इज द विंडवर्ड साइड। विंडवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन में क्या होगा, यहाँ पे क्यूमुलस क्लाउड की फॉर्मेशन होगी। क्यूमुलस क्लाउड आपको मैंने बताया था क्लाउड वाले चैप्टर में कि ये पाइलेशन ऑफ द क्लाउड होता है। एक पाइल्स मतलब कि यहाँ पे जो ढेरी जो बोलते हैं हिंदी में कि ढेरी लग जाना, ये एक ढेरी की जैसी होती है, पाइलअप या हिप बोल सकते हैं आप इसे। तो ये पाइल ऑफ द क्लाउड होते हैं जो कि क्यूमुलस क्लाउड बोलते हैं। तो ये क्यूमुलस क्लाउड की फॉर्मेशन होगी विंडवर्ड साइड पर। जो लीवर्ड साइड है वहाँ पर जो क्लाउड की फॉर्मेशन होती है वो स्टेटस क्लाउड की फॉर्मेशन होती है। और ये देखो कि लेयर है जो वो क्या है कि वो स्टेटस क्लाउड की फॉर्मेशन है, उसकी जो लेयरिंग जो होती है या एसिड की जो फॉर्मेशन होती है वो स्टेटस क्लाउड बोलते हैं। तो जो लीवर्ड साइड है वो स्टेटस क्लाउड है और जो विंडवर्ड साइड है वो क्यूमुलस क्लाउड की फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है कि मे ऑकर इन एनी सीजन, जो ओरोग्राफिक जो रेनफॉल है वो किसी भी सीजन में हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो विंटर में नहीं होगा या समर में नहीं होगा, ये किसी भी सीजन में हो सकता है। तो ये हो गया ओरोग्राफिक रेनफॉल जिसका हमने कंडीशन भी देखा और कैरेक्टरिस्टिक भी देखा। नेक्स्ट जो है वो साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल है। यहाँ पर कैसे होता है ये देखो, ये थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं इसे बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने वाला हूँ कि यहाँ पे देखो कि दो तरह की वर्षा होती है। एक जो है टेम्परेट साइक्लोन की वजह से और दूसरा जो है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन की वजह से। जो टेम्परेट साइक्लोन की वजह से जो वर्षा होती है वो क्या होता है, वहाँ पर एक्सट्रीम दो फिजिकल कंडीशन के एयर के मिलने के कारण होता है। जैसे कि मान लो कि वार्म एयर है, इधर से ये कोल्ड, मान लो कि कोल्ड एयर है, एक तरफ से कोल्ड एयर आ रही है और एक तरफ से वार्म एयर आ रही है, तो ये दोनों जहाँ पे मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है कि कोल्ड एयर जो है वो स्लाइड डाउन करेगा और ये इसके ऊपर जो है ये वार्म एयर होगा, क्योंकि वार्म एयर हल्का होता है तो ये ऊपर की ओर होगा और क्लाउड जो एयर है वो नीचे की ओर होगा। ठीक है, दोनों को मिलने से क्या होगा, यहाँ पे फ्रंट का फॉर्मेशन होगा और ये फ्रंट के फॉर्मेशन से, ये फ्रंटोजेनेसिस चैप्टर में भी आप लोग पढ़ोगे। नेक्स्ट जो लेक्चर मैं करवाने वाला हूँ एयर मासेस का जो लेक्चर है वहाँ, उसके बाद जो फ्रंट आएगा उसमें फ्रंट आप लोग पढ़ोगे। तो ये फ्रंट के फॉर्मेशन से क्या होगा, यहाँ पे क्लाउड की फॉर्मेशन होगी, क्लाउड फॉर्म होगा और फिर यहाँ पे बारिश होगी। जो यहाँ पर जो है लिफ्टिंग ऑफ द जो एयर है वो ऑब्लिक है। आप ये देख लो, ये जो एयर जो लिफ्ट हो रहा है ना, ये कोई वर्टिकली लिफ्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे ऑब्लिक लिफ्ट हो रहा है। ठीक है, ये ऑब्लिक यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ फ्रंट का और ये ऑब्लिक लिफ्ट हुआ, ये ऐसे लिफ्ट होता है, ये वर्टिकली लिफ्ट नहीं हुआ। तो ये टेम्परेट साइक्लोन में जो टेम्परेट साइक्लोनिक जो रेनफॉल है वहाँ पर क्या होगा कि टू एक्सट्रीम जो कैरेक्टर के एयर मासेस आपस में मिलेंगी जिससे फ्रंट का फॉर्मेशन होगा और वो फ्रंट के फॉर्मेशन से रेनफॉल होगा, वही बोलते हैं टेम्परेट साइक्लोनिक रेनफॉल। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो वार्म एयर और कोल्ड एयर और यहाँ क्लाउड की फॉर्मेशन हो रही है और ये रेनफॉल हो रहा है। सीधी सीधी बात है, बहुत ही सरल है, बहुत ही ईजी है, इसे आप याद रखो। और इसे मैं और क्लियर कर दूंगा जब ये फ्रंटोजेनेसिस हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रंट का आखिर निर्माण कैसे होता है। नेक्स्ट जो है जो साइक्लोनिक रेनफॉल में वो है ट्रॉपिकल साइक्लोन की वजह से। ट्रॉपिकल साइक्लोन में क्या होता है कि वहाँ पे मैंने जो
टेम्परेट साइक्लोन में हमने देखा कि 2 एक्सट्रीम फिजिकल कंडीशन के एयर मासेस मिल रहे थे, यानी कोल्ड और वार्म एयर मिल रहे थे। यहाँ पर क्या हुआ है, सिमिलर फिजिकल कंडीशन के सिमिलर हैविंग द सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टी 2 एयर मासेस वो मिलती हैं और ये सीधे वर्टिकली ऊपर उठती हैं। वहाँ पर क्या था कि ऑब्लिकली ऊपर उठ रही थी, यहाँ पर क्या है वर्टिकली ऊपर उठ रही हैं। और हमेशा याद रखिएगा आप कि जो भी है जो मूवमेंट है हमेशा क्या है कि अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है। अपवर्ड मूवमेंट होने की वजह से कूलिंग हो रही है, जिसके बाद कंडेंसेशन हो रहा है और उसके बाद रेनफॉल हो रहा है, क्लाउड के फॉर्मेशन के बाद रेनफॉल हो रहा है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि जो लिफ्टिंग ऑफ एयर है जो ट्रॉपिकल साइक्लोन में वो बिल्कुल वर्टिकल हो रहा है। कैसे कि साइक्लोन की यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगी वो सीधे वर्टिकल 2 एयर मासेस वर्टिकली ऊपर उठेंगे और यहाँ पे क्लाउड की फॉर्मेशन करेंगे। जब हम ट्रॉपिकल साइक्लोन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे एयर प्रेशर क्या होता है, बिल्कुल कम होता है एयर प्रेशर। और फिर क्या होता है कि यहाँ पे साइक्लोन की फॉर्मेशन होती है, साइक्लोन की फॉर्मेशन से क्लाउड फॉर्म होते हैं, क्लाउड के फॉर्मेशन से फिर वो कंडेंस होकर क्लाउड की फॉर्मेशन करती हैं, फिर प्रेसिपिटेट होता है और ये रेनफॉल होता है। तो सिंपल ही भाषा में आप ये समझो कि ये सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टी के एयर मासेस के मिलने के कारण साइक्लोन फॉर्म हो रहा है, ट्रॉपिकल साइक्लोन, और उससे वर्षा हो रही है। तो ये हुआ 3 टाइप्स ऑफ द रेनफॉल। नेक्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं वो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल देख रहे हैं कि कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इक्वेटोरियल रीजन में वर्षा हो रही है। इक्वेटोरियल रीजन में हमने देखा कि कन्वेक्शनल रेनफॉल सबसे डोमिनेटिंग है और वहाँ पर हमने क्या देखा कि वहाँ पर मॉइस्चर भी है और टेम्परेचर भी है। दो बहुत ही सिमिलर जो फेवरेबल कंडीशन है रेनफॉल की वो वहाँ पर मिल जा रही है, मॉइस्चर भी है ना, और टेम्परेचर भी है। टेम्परेचर वहाँ पे इंसुलेशन ज़्यादा होता है तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पे रेनफॉल हो जाएगा। सब ट्रॉपिकल रीजन में यहाँ पे हाई प्रेशर लैटिट्यूड है, आपको हॉर्स लैटिट्यूड के बारे में मैंने बताया था। सब ट्रॉपिकल रीजन में क्या है कि वेस्ट में जो है वो रेनफॉल नहीं होता, क्यों? ड्यू टू एंटी साइक्लोन। और एंटी साइक्लोन का फॉर्मेशन क्यों होता है वहाँ पे? ड्यू टू द सब्सिडेंस ऑफ द एयर, ठीक है। जबकि ईस्ट में हल्की फुल्की बारिश वहाँ भी होती है सब ट्रॉपिकल रीजन में। मिडिल लैटिट्यूड में भी वर्षा होती है। ये है मतलब कि ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा। नेक्स्ट है जोनल डिस्ट्रीब्यूशन। जोनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल कैसे हो रहा है? तो मैक्सिमम जो रेनफॉल हो रहा है वो क्या है, इक्वेटोरियल रीजन में हो रहा है। इक्वेटोरियल रीजन में कन्वेक्शनल रेनफॉल के कारण मैक्सिमम रेनफॉल होता है। मैंने अभी आपको बताया था कि कम ड्यूरेशन का होता है लेकिन ज़बरदस्त वर्षा होती है। सेकेंड जो है वो ट्रेड विंड रेनफॉल जोन है। ट्रेड विंड रेनफॉल जोन, ट्रेड विंड के बारे में आपको मैंने पढ़ाया था। ट्रेड विंड का जो एक्सटेंशन है वो क्या है, 10 डिग्री टू 20 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ दोनों हेमिस्फीयर में। यहाँ पर जो है वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में ये वर्षा होती है। ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में कैसे कि ट्रेड विंड जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती है और जब ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलेंगी तो जो ओशियन है वहाँ से ये मॉइस्चर लेके चलेंगी और या तो ओरियोग्राफिक रेनफॉल, अगर किसी पर्वत से टकरा गई तो ओरियोग्राफिक रेनफॉल, या तो साइक्लोन अगर लेकर आ रहा है तो साइक्लोनिक रेनफॉल, या तो ये सीधे वर्टिकली ऊपर उठ रहा है कन्वेक्शनल रेनफॉल यहाँ पर होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सब ट्रॉपिकल जोन में। यहाँ पे अभी आपको मैंने बताया था कि मिनिमम रेनफॉल होता है, क्योंकि एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बनती है, एंटी साइक्लोन की कंडीशन बनती है। और इसका जो एक्सटेंशन क्या है वो दोनों ही हेमिस्फीयर में 20 डिग्री टू 30 डिग्री इसका एक्सटेंशन है। और यहाँ पे ड्राई कंडीशन, क्योंकि एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बन रही है तो रेनफॉल नहीं होगा तो ड्राई कंडीशन हो जाएगा। यहाँ पे मीन रेनफॉल, एवरेज रेनफॉल जो है, जो एनुअल रेनफॉल है वो 900 mm तक की होती है। एंड जो यहाँ पर जो डेजर्ट की फॉर्मेशन होती है वेस्ट ऑफ द जो कॉन्टिनेंट्स है, आपने देखा होगा कि ऑल ट्रॉपिकल जो हॉट डेजर्ट्स आर लोकेटेड इन दिस जोन, और वहाँ पे जो वर्षा हो रही है वो 250 mm से भी कम हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मेडिटेरियन रेनफॉल जोन, ठीक है। मेडिटेरियन सी के बारे में आपने पढ़ा होगा, मैप पर देख सकते हो मेडिटेरियन सी। वहाँ पर जो है ये कौन से लैटिट्यूड पर, 30 to 40 डिग्री है ना, नॉर्थ एंड साउथ दोनों में मेडिटेरियन रेनफॉल होता है। मेडिटेरियन सी तो सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, लेकिन जो इसका जो एक्सटेंशन है मेडिटेरियन रेनफॉल जोन जो है वो 30 to 40 डिग्री दोनों हेमिस्फीयर में, नॉर्थ एंड साउथ दोनों हेमिस्फीयर में। रेनफॉल जो है यहाँ पर साइक्लोनिक रेनफॉल होता है और वेस्टर्लीज जो चलती है उसकी वजह से भी यहाँ पे रेनफॉल होता है। आपने देखा होगा कि दिसंबर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जब इंडियन मानसून में पढ़ाऊंगा तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण इंडिया में मानसून होती है। उसकी ओरिजिन जो है वो जो मेडिटेरियन ओशियन में माना जाता है, मेडिटेरियन सी में माना जाता है, ठीक है। मेडिटेरियन ओशियन नहीं बोलते हैं, सॉरी, उसको मेडिटेरियन सी बोलते हैं। तो ये साइक्लोनिक एंड वेस्टर्ली
जिसके कारण यहाँ पे विंटर में वर्षा होती है और समर लगभग यहाँ पे ड्राई होता है। नेक्स्ट है मिड लैटिट्यूडनल जोन में, यहाँ पे हाई रेनफॉल होता है 40 to 50 डिग्री, दोनों नॉर्थ एंड साउदर्न हेमिस्फेयर में। जो रेनफॉल है यहाँ पर वेस्टर्लीज एंड टेम्परेट साइक्लोन के कारण हो रहा है। टेम्परेट साइक्लोन अभी मैंने बताया टेम्परेट साइक्लोन कैसे फॉर्म हो रहा है, 2 एयर मास के मिलने से। मेन रेनफॉल यहाँ पर 100,000 mm to 1250 mm तक की हो रही है। साउदर्न हेमिस्फेयर में ये ज़्यादा वर्षा होती है ना, मिड लैटिट्यूड में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ओशियन ज़्यादा है। ओशियन ज़्यादा होने के कारण क्या होगा कि मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा मिलेगा वहाँ पर। और वेस्ट में ज़्यादा होती है, ईस्टर्न कोस्ट से ज़्यादा वेस्ट में होती है मिड लैटिट्यूडनल जोन में। जो लास्ट जो है जो डिस्ट्रीब्यूशन हम देख रहे हैं पोलर जोन में। पोलर जोन में क्या होता है, बहुत ही लो प्रेसिपिटेशन होता है, और जब भी प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल होगा तो वहाँ पे स्नो के फॉर्म में होगा, जो कि मैंने पहले भी बताया था कि कैसे स्नो का फॉर्मेशन होता है। दोनों नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फेयर दोनों में देख सकते हैं यहाँ पे। एनुअल जो मीन एनुअल रेनफॉल है वो ओनली 250 mm तक की होती है बियॉन्ड 75 लैटिट्यूड की। ठीक है, तो ये रहा 3 टाइप्स ऑफ द रेनफॉल और उसके डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखते हैं जो लास्ट जो टॉपिक है आज का, वो अदर फॉर्म्स ऑफ द प्रेसिपिटेशन क्या क्या है। अदर फॉर्म्स ऑफ द प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल के अलावा भी और कौन कौन से प्रेसिपिटेशन हो सकते हैं या होते हैं। तो स्नोफॉल होता है। स्नोफॉल का भी मैंने आपको मैकेनिज्म बताया था कि जो सरफेस होनी चाहिए वो एक्सट्रीमली कूल होनी चाहिए, और ताकि जो आइस जो क्रिस्टल हैं जो रीच कर रहे हैं ग्राउंड की तरफ वो इवोपरेट ना हो। तो यहाँ पे फॉल ऑफ लेयर ऑफ द स्नोफ्लैक्स फ्रॉम द क्लाउड ऑन द ग्राउंड, उसके कारण स्नोफॉल होता है। स्लिट किसको बोलते हैं? स्लिट इज द मिक्सचर ऑफ द स्नो एंड द रेन दोनों। जब रेन एंड स्नो दोनों फॉल हो रहा है तो उसको बोलेंगे स्लिट फॉल। ठीक है, नेक्स्ट है हेल यानी ओले जो बरसना, जो आम भाषा में बोलते हैं। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े ओले बरसते हैं, और इसकी जो डायमीटर होती है वो 5 to 50 mm तक की होती है। कंसिस्ट ऑफ द लार्ज पैलेट और द स्फीयर ऑफ द आइस, जैसा कि मैंने आपको बताया, और इसकी डायमीटर क्या है 5 to 50 mm तक की। ड्रिजल का मतलब हुआ कि जो बिल्कुल ही फुहारेदार जो बारिश आपने देखा होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं ड्रिजलिंग। इसमें क्या होता है, द फॉल ऑफ द न्यूमरस यूनिफॉर्म माइन्यूट ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर हैविंग द डायमीटर ऑफ लेस देन 0 to 0.5 mm, यानी कि बहुत ही छोटी छोटी बूंदे फव्वारा की तरह, वैसे रेनफॉल को ड्रिजल रेनफॉल बोलेंगे। तो ये रहा आज का लेक्चर जो कि रेनफॉल पर था, जिसमें हमने देखा कि रेनफॉल की जो कंडीशन है वो क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है और कितने टाइप्स में डिवाइडेड हैं। फिर उनके हमने कैरेक्टरिस्टिक के बारे में भी जाना, कंडीशंस के बारे में जाना, मैकेनिज्म के बारे में जाना, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जाना, और अलग अलग फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन के बारे में भी जाना। फ्रेंड्स, अगर आपको मैत्रेय एजुकेशन हब की वीडियोज़ अच्छी लगती हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी हम कोई वीडियो बनाएं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फ्रेंड्स।